क्वांटिसीज के साथ मिलकर हम ये शो करते हैं जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में चर्चा करते हैं। और आज मेरे साथ वैभव हैं और साथ ही अर्पित हैं, जिन दोनों से हम बातचीत करेंगे और जरा पता करेंगे कि ट्रेड कैसे लिया जाना चाहिए क्रिप्टोज के अंदर। लेकिन मैंने अपनी स्क्रीन को जरा शेयर कर दिया, आपको दिखा भी सकते हैं, बाकायदा चार्ट आपको दिख रहे होंगे, सब चीजें आपको दिख रही होंगी, पूरा सेटअप आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। और ये कुछ फेवरेट्स ऑल्ट, ये सब कुछ हमने आपके लिए सब कुछ पहले से ड्रॉ कर रखा है। फाइनली बिटकॉइन ने अपना छोटा सा ब्रीजर को खत्म किया और फिर से नई रेंज की तरफ बढ़ रहा है। 14,85,000 का रेट है। ये बीटीसी हमने देखा है, बीएनबी इस बीच अच्छा चल रहा है। ये कुछ एक फेवरेट कॉइन्स है जो हमने अपनी लिस्ट में डाले। ये हमने अपने हिसाब से फेवरेट नहीं डाला, बल्कि गेस्ट की परमिशन से लिया है कि आप हमको बताइए कौन सा अच्छा कॉइन है। तो कईयों ने कहा एटम, तो कईयों ने कहा बीएनबी, तो कईयों ने कहा बीटीसी को तो रखो ही, कईयों ने कहा सीएचआर, कईयों ने कहा डॉजी, कईयों ने कहा इजी, कईयों ने कहा ईओएस। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे जिसका भी जो फेवरेट कॉइन था, जो भी हमारे मेहमान थे, उन सबको हमने फेवरेट कॉइन्स को इकट्ठा कर दिया। इथेरियम तो बट नेचुरल है ही है, लिंक, यूएनआई, रिपल, ठीक है, वाईफाई यूएसडी के अंदर। तो ये कुछ एक सारे कॉइन्स हैं जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सब कॉइन्स के बेसिस पर अब हम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं, या लेना भी चाहे तो ले पाएंगे। ठीक है, वैभव और अर्पित मेरे साथ अभी जुड़ जाएंगे, दोनों से हम बातचीत कर लेंगे और फिर दोनों ही आपको जरा बताने भी लगेंगे कि हाँ कैसे इसे उनको ट्रेड लेना चाहिए या कैसे नहीं लेना। अर्पित इनफैक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मैं पहले तो अर्पित का एक बार जरा स्वागत कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको जरा 2-4 चीजें बता देता हूँ। अर्पित भी इस बीच नोटिस में रहेंगे। हाय अर्पित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन फिर से समय देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। हाय अर्पित, वो बात बिल्कुल हमारी फिर से सच निकली कि बिटकॉइन को सिर्फ एक ब्रीजर चाहिए था, वापस आ जाएगा। वो 14,85,000 वापस हो गया, वापस से 15 लाख यानी कि नई जर्नी में। और मेरे को तो आपकी वो बात ही नहीं भूलने में आती जब आपने मेरे को उस दिन ये कॉन्फिडेंस दिलवाया था कि डरो मत, मैं तो हूँ बिटकॉइन के अंदर और मेरे को तो 25 लाख भी दिखता है। आप थे ना उस दिन बोलने वाले कि आप कह रहे थे 25 लाख भी मेरे को दिखता है। तो मैंने उस दिन भी कहा कि मेरे को और सब लेवल्स को पता नहीं, लेकिन अर्पित का कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगता है कि हाँ बिटकॉइन में रहना ही चाहिए। और आपने एक टर्म दिया था, इसको किंग कहा था आपने। जब मैं आपसे सारी चीजें पूछ रहा था और आपने एक टर्म दिया था कि बिटकॉइन इज अ किंग, इसके साथ हमेशा रहो। और प्रोपोर्शनेट आपने उस दिन भी मेरे से कहा था कि मोर देन 55 to 60% का प्रोपोर्शनेट अभी भी आपका बीटीसी के अंदर ही होना चाहिए था, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप करके बांटो। ये चीज आपकी, मैं एक एक वर्ड को मेरे को ध्यान है, आपसे जब मेरी बात हुई थी, हमने वाईफाई की भी उस दिन बात की थी, डॉजी की भी आपने हमको बताया था कि एक बार इसको देखना, ये कॉइन्स भी यहाँ पे ठीक है। मैं इन सभी पॉइंट पे वापस से चर्चा करूंगा। एक बार जरा मैं बेसिक जरा कॉइन्स के बारे में बता देता हूँ और फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, डेली चार्ट आपके सामने है। 2-4 चीजें मेरे को बतानी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वो बताऊंगा जरूर आपको। जरा देखिएगा, हम इसको एक पैरेलल चैनल के अंदर पहले लेके आते हैं, कहाँ से चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैंने सिर्फ कहीं से पकड़ लूँ, हालांकि मोमेंटम इतना फास्ट है, मैं कहीं से पकड़ लेता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा पीछे ना जाते हुए मैंने इसको पकड़ा है 10 लाख से। ये 10 लाख वाला चैनल आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। जरा मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ, अब आप जरा देख लीजिएगा मैं इसके अंदर क्या करने जा रहा हूँ। ये मेरा चैनल पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये मैंने कैसे खींचा, कैसे ड्रॉ किया, बस आपको कुछ नहीं करना। जो एक फॉरवर्ड चैनल है यानी कि अपवर्ड चैनल है, उसको हमने ड्रॉ किया। अब इसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को बतानी जरूरी है। सिर्फ एक इंडिकेटर इस्तेमाल किया अभी तक मैंने, मैं इसमें 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ। पहला, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आप मत मानना कि बिटकॉइन अभी भी खराब है। ये एक दिन का कंसोलिडेशन, लेकिन सपोर्ट। जैसे देखो, पता होता क्या है, जब आप एक नाके से टूट जाते हो तो एक फ्लो आपने तोड़ दिया, तो क्या सेकंड फ्लो पे आप रुक जाओगे? सेकंड फ्लो ये था। जिस दिन ये ब्रेक कर रहा था ना, उस दिन ये इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि ये 200 दिन के एवरेज के नीचे आ गया, एक तरफा नहीं टूटा है ना, एक दिन में नहीं टूटा, इसने पहले इंडिकेट किया। आपको मैं दिखा देता हूँ इंडिकेशन भी कहां से हमको लगा था। आप थोड़ा गौर से देखेंगे ना, चलो मैं आपको थोड़ा सा और ड्रॉ नीचे करके दूं। ये एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम है और डबल टॉप है, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, आप गौर से देखिएगा अगर कैंडल स्टिक्स को देखते होंगे तो। ये डबल टॉप था। यहाँ पर आपको ध्यान होगा, हमने कई बार बोला था कि ये रिट्रेसमेंट्स के साइन दे रहा है। अर्पित, आपको तो क्या ध्यान ही होगा, आपके सामने भी हम ये बात बोल भी रहे थे उस दिन कि रिट्रेसमेंट्स के साइन दे रहा है इस जगह पर आके। फाइनली रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, आरएसआई आ रहा है। यस, थोड़ा आरएसआई भी, हाँ उसमें आरएसआई भी हम थोड़ी सी ज्यादा देखते थे, ओवरबॉट हुई पड़ी थी हमारी,
तो हम ये थोड़ा रिट्रेसमेंट को देख रहे थे, फाइनली रिट्रेस हुआ, हमारे चैनल को ब्रेक किया, ये सरप्राइजिंग था हमारे लिए 14 लाख। बट हमने कहा था कि अब आप 14 लाख है तो आप सौदे ने डीप बिड के नीचे के डाल के रखो आप। हमने 13,26,000 के सौदे डलवाए थे और हमने फिर 12 लाख का भी बोल दिया था कि 12 लाख भी डाल के रखो। उस दिन ये बड़ी बार बनी थी, कॉइन D6 में ही बनी है, तो ये उम्मीद करते हैं जिनका 12 लाख है उनको भी मिल गया होगा, भले थोड़ा कम ही मिला होगा बट उनको भी हो सकता है मिल गया होगा। लेकिन फाइनली फिर से इसने अपने आप को रीगेन कर दिया। अब इसने दो चीजों को डैमेज से कंट्रोल किया, पहला एक तो चैनल के अंदर आ गया जो कि अपवर्ड राइजिंग है, दूसरा इसी रिट्रेसमेंट से भी हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन को जैसे इसने पार किया था 13,80,000, तभी से हमको कंफर्मेशन हो गया था कि अब ये ऊपर आ जाएगा वापस से, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन जो स्लोपिंग, जिसको हम कहते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, ये आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं आप सब कैसे बोल लेते हैं, कैसे कह लेते हैं, ये धीरे धीरे आ जाएगा आपके साथ। ये हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना कंसेप्ट है लर्निंग विद अर्निंग। अभी तक आप यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे या कोई भी चैनल देखते होंगे, आपको एक तरफ है, या तो टिप ले लो या तो सीधी पढ़ाई कर लो, ना तो टिप काम की ना तो पढ़ाई काम की। तो हमने क्या किया, दोनों को कर दिया, पढ़ाई भी करो और यहीं से टिप भी ले लो, यहीं से समझ भी लो कि किस कॉइन को लेना है किसको नहीं लेना। ठीक, तो ये सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बताना था। जैसे मेरा ये चैनल स्लोपिंग डाउनवर्ड खत्म हुआ तो मैं इसके अंदर आ गया और मेरा 13,80,000, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ, फिर आप वो ऐसे कहीं भी कोई गलत फहमी में रखते। ये आप देख पा रहे हैं 2981 रुपए, ये मेरे पोर्टफोलियो के हैं, ये मेरे पास मेरे अकाउंट में। हमने पैसे पहले डालने का सोचा था कि हम पैसे नहीं डालेंगे, मैं आपको आईएनआर वॉलेट दिखाता हूँ अपना, ये देख रहे होंगे आप 2981 रुपए। ठीक है, ये इससे पहले मैंने सारे सौदे डाले थे, ये सब सौदे मेरे तरफ से डले होते 1,000 रुपए 3,000 रुपए 1,000 रुपए करके, लेकिन सबको हमने कैंसिल किया क्योंकि जैसे वो रेट आ रहे थे हमने उसको कैंसिल कर दिया। हम चाहते नहीं थे कि हम आपको दिखाएं, बट फिर हमने इसको कैंसिल करते कि फाइनली फिर हमने एक सौदा भी किया, वो फिर वैसे ही मुहूर्त काइंड ऑफ नथिंग के लिए। ठीक, तो हमने इसको जानबूझ के रखा है इस 3,000 रुपए 5,000 रुपए 10,000 रुपए को, ताकि कभी भी अगर ऐसा कभी मौका मिलेगा ना तो हम आपको ट्रेड भी करके दिखाएंगे, ये लाइव ट्रेडिंग रखेंगे हम आपके सामने। ठीक है, तो ये एक तो इंटरेस्टिंग चीज थी। दूसरा, बिटकॉइन हमने आपको बता दिया कि ये मेरे लिए ब्रेकआउट का लेवल आ गया था और ब्रेकआउट के बाद मैं 13,80,000 का अपना सौदा डाल के बैठा था। मैंने बाद में इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं आपके सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता था। तो 13,80,000 के बाद मेरे को मिल जाता तो आज मैं 14,80,000 लेके बैठा, यानी कि लाख रुपए का प्रॉफिट। अगर मैं 3,000 रुपए डालता तो 3,000 रुपए के प्रॉफिट में मेरे को प्रोपोर्शनेट में पैसे उतने मिल जाते, यानी कि 3,000 के पर मोटा मोटी मैं 400 से 500 रुपए 800 रुपए कमा के बैठा होता। खैर एनी हाउ, ये बिटकॉइन का टेक्निकल चार्ट था। अब आते हैं अर्पित पे, मैं थोड़ा कम समय लूंगा आज, अर्पित को बोलने का मौका ज्यादा देते हैं। अर्पित जी, काफी सारे व्यूअर्स इस बीच हमारे साथ अभी जुड़ते भी हैं और वो ऑल्ट कॉइन, जैसे आशीष मित्तल जी हैं कि व्हेन ऑल्ट सेशन सीजन कब आएगा, एक तो ये। दूसरा, केशव अग्रवाल जी ने भी हेलो बोला है। तो काफी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मार्केट से आते हैं और वो आपसे भी कनेक्ट हो रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग सवाल है आशीष मित्तल का कि ऑल्ट का सीजन कब है, बिटकॉइन चल रहा है तब सीजन है या बिटकॉइन थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ना फाइट अभी भी चल रही है कि बिटकॉइन के कंटेरियन है ऑल्ट कॉइन्स या फिर बिटकॉइन के साथ में चलने वाले पैरेलल चलने वाले हैं। तो ये जरा क्लियर कर दीजिए आप सर। इसमें डिम्पी जी एक टर्म होती है, पुराने जो इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें पता भी होता है, बिटकॉइन डोमिनेंस एक चीज होती है कि बिटकॉइन कितना परसेंटेज मार्केट शेयर रखता है अपने पास। अभी पहले तो पीछे बिटकॉइन जब अच्छी एक लास्ट मंथ राइज दिया था तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी तेजी से ऊपर गई थी, फिर वो तेजी से नीचे आई थी, तो एक बार लगने लगा था कि ऑल्ट सीजन आ चुका है और अभी ऑल्ट्स में लेंगे तो जो ऑल्ट्स का एक है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, उसमें ये रहता है कि 10 टाइम्स हो जाए कैपिटल रिस्क पे, तो उस टाइप का एक ऑल्ट सीजन की बात हो रही है। तो एक बार लगने लगा था कि शायद ऑल्ट सीजन आ गया है और बिटकॉइन अभी ऑल टाइम हाई आएगा और ऑल्ट सीजन फिर जोरदार पकड़ेगा। लेकिन अभी पीछे क्या हुआ, लास्ट वीक में जो क्रैश आया और उसके बाद जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो थोड़ी सी थम गई है। अब वो भी एक कंसोलिडेशन में ही मान ले। तो अभी कोई भी इंडिकेशन ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस वीक भी है कि ऑल्ट सीजन बिल्कुल राइट नाउ आ चुका है। अभी हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से अपनी जर्नी तेजी से आगे करे और उसमें डोमिनेंस फिर बढ़ेगी, और जैसे ही ये डोमिनेंस बढ़ती है तो ऑल्ट कॉइन्स काफी ज्यादा नेगेटिव रहते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी व्यूअर्स से कहा था कि एक बार ऑल्ट्स को रहने दें,
कुछ जो चुने हुए ऑल्ट हैं, इथेरियम हुआ या डोजी कॉइन हुआ, जिसके अंदर एक सेटअप बनता है और उस सेटअप से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, वो एक अलग बात है। उसके अलावा ऑल्ट्स में डालना और ये एक्सपेक्ट करना कि वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे, अभी वो कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक चीज है अर्पित जो मैं एक्चुअली आपसे पता करना चाहता था, अगर मैं सिर्फ आईएनआर टर्म्स में ही देख रहा हूँ, सिर्फ आईएनआर के कॉइन्स में लगाता हूँ, तो कुछ आईएनआर तो मेरे को कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ 2-2 रुपए के, 3-3 रुपए के, इसमें मेरा क्या रिस्क होगा? क्योंकि हम इक्विटी मार्केट में जो टिपिकली लोग बोलते हैं ना, 2 रुपए का शेयर क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 0 तो होगा, और क्या होगा? तो इसी तरह की मैं सोचता हूँ कॉइन्स के अंदर बाद में तो सोचे जा सकते हैं। जैसे मैं एक कॉइन की बात बोल रहा हूँ, CGR, ठीक है, CHR सॉरी, वो 2 रुपए का है। ये मैंने बकायदा उसके चार्ट भी आपके स्क्रीन पे लगा दिए, ये 2 रुपए का है। अच्छा, इसके चार्ट को भी देख के कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चार्ट है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत ज्यादा पिटा हुआ चार्ट है। मैं आज एक नया इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा टोटल रिस्क है 2 रुपए का, पाने के लिए मेरे पास है 6 रुपए, यानी कि इसका प्रीवियस हाई है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 2:6 का है, यानी कि जाएंगे 2 रुपए और आएंगे 6 रुपए। तो क्या आप यहाँ पे भी मेरे को अलाउ नहीं करोगे, जिनकी वर्थ बहुत अच्छी है, जिनकी वैल्यू बहुत अच्छी है, मैं वहां पे भी दूर रहूं क्या? अभी इसमें ऐसा होता है डिम्पे जी, अभी तक जैसे हम पुराने इन्वेस्टर्स हैं, पहले मार्केट में आए थे, 2017 का रन हमने देखा है, तो उस वक्त भी यही व्यू रहता था कि रिस्क तो कम है और अच्छे चल जाएंगे तो फिर कमा ही लेंगे। बट कुछ ऐसा हुआ, ऐसी साइकिल चेंज हुई कि अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं, वो आया नहीं है कभी 6 रुपए वाला, तो अभी तक तो हम वेट ही कर रहे हैं। इसीलिए अब थोड़ा सा हम सेफ होके एक डिफाइंड एंट्री से लें, डिफाइंड प्रॉफिट ले लें, वो एक अच्छा सेटअप रह सकता है। कम रिस्क लें, अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा और फिर आदमी कमा सकता है, अच्छा कमा सकता है क्रिप्टो करेंसीज। ओके, ठीक है, मतलब मैं आपकी बात से समझ गया कि 6 रुपए वाले का भी तो ये सोचना होगा कि हाँ 6 रुपए से ज्यादा और क्या गिरेगा, लेकिन आज वो 2 रुपए में बैठा है तो उसको 6 रुपए में से भी लॉस हो रहा है। ये बात आप शायद ये बात कहना चाह रहे हैं, और ये बात भी सच भी है, दिख भी रही है चार्ट पे। अच्छा सर, कुछ कॉइन्स ऐसे भी तो होंगे ना आईएनआर में, मैं सिर्फ आईएनआर की बात बोल रहा हूँ, जहां पर आपको अभी भी वर्थ दिखती होगी, जहां पे लगता होगा ठीक है इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर सर पता क्या, इन्वेस्टर के साथ क्या राइट टाइम कभी नहीं होता एंट्री का, उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटा मोटा रिस्क, SIP, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट और अपनी कन्विक्शन को होल्ड करके रखे। तो कोई ऐसा कॉइन है जो आईएनआर में ही हो और आपकी कन्विक्शन हो कि ठीक है इसको लेके रख लो भाई, 10-20-30% तक का रूम रखते हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं 30% का रूम लेके बैठा हूँ, मैं इस 30% के रूम में भी ऐड करता जाऊंगा उस कॉइन को, बट मेरी कन्विक्शन ना तोड़वाओ आप, वो ऐसा कोई कॉइन है तो बता दीजिए। इसमें जो मेन कॉइन्स मैंने बताए थे, इथेरियम वगैरह, वो एक अच्छे हैं, आईएनआर पेयर भी हैं उनके, उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा फिर एक बार फंडामेंटली देखना पड़ेगा, जैसे आई थिंक यूनी और आईएनआर का पेयर है, आप देखेंगे इसमें यूनिस्वाप और आईएनआर का पेयर है, UNI। सो UNI इसमें आईएनआर में तो नहीं मिलेगा, USD और BTC में है। ठीक है, एक बार आईएनआर के आप लिस्ट दिखा पाएंगे क्या क्या अवेलेबल है? आपको दिखा देता हूँ, उसमें एक आडा है, एक BNB है, एक BTC CHR है, और CRO है सर, CHZ है, DGTX है, इथीरियम है, इथीरियम मिल जाएगा आपको, और वन है एक, और एक OXT है, एक STPT है, एक TRX है, एक USDT है, वो तो खैर रेंज ही है एक, और एक XLM है, और एक रिपल है जी। इसमें फिर व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होगा वो इथेरियम में जाए, क्योंकि इथेरियम के बारे में एक बात फेमस है, मैं बताना चाहूंगा, जो भी इथेरियम पे जो भी काम हो रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जितना भी होता है, तो इथेरियम एक तरीके से मानते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का इंडेक्स है। जैसे बिग बैंक निफ्टी होता है कि भाई बैंक्स का एक ही इंडेक्स बना रखा है, वैसे ही इथेरियम पे जो भी काम होता है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, डेफी चलता है, इथेरियम 2.0 आ रहा है, या और भी आगे जो फ्यूचर में होंगे, तो वो इथेरियम एज एन इंडेक्स भी काम करता है। तो वो मल्टीपल, और उनमें मल्टीपल फिर वो देखे अपना रिस्क रिवॉर्ड, तो बेटर है वो एक इथेरियम के साथ एक इंडेक्स के अंदर वो धीरे धीरे SIP मोड से, या जब भी उनको एक सही एंट्री का पॉइंट मिलता है वहां पे वो इथेरियम लेते रहे, वो बेस्ट रहेगा आईएनआर पेयर में। ठीक है। अच्छा सर, इथेरियम अगर लेना ही है, मान लो मैं, ठीक है मैं लेना भी चाहता हूँ, मैं लेके बैठा हूँ तो कई दिनों से इथेरियम बता रहे हैं, तो 32,000 से इथेरियम बता रहे हैं, तो मैं क्या इसको SIP में लूं? इतनी कन्विक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग है कि इसको सीधा भाव पे भी भरा जा सकता है, या फिर इसको फिर कैसे ट्रेड के लें कैसे? फिर इसमें स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ,
बट फिर भी जस्टिफाई एक रेंज तो होगी ना कि हाँ मेरे को इस एंट्री के अंदर अगर मेरे को मिल जाए तो मैं थोड़ा सस्ता और अच्छा मानूंगा। जैसे होता है ना, प्लॉट लेने जाते हैं तो चीज अच्छी लगती है, प्लॉट अच्छा लगता है, सामने वाला मांग रहा होता है 50 लाख, आप कहते हैं नहीं यार अगर इसको 42 लाख रुपए दिला दोगे तो शायद मैं ले लूंगा। तो आप अपने आप से कन्विंस अपने आप को तैयार होकर बैठे होते हैं यार 42 लाख की मेरे को चीज लग रही है, मेरे को 50 की नहीं लगती है। ऐसा इथीरियम है। क्या इथीरियम में आज के डेट में 46,000 पे चला जाऊं, महंगा तो नहीं ले रहा, मैं सस्ता ले रहा हूँ, या मैं अपनी रेंज का रखूं, किसके अंदर भर लूं? देखिए, क्रिप्टो करेंसीज एक काफी नई एक एसेट क्लास है और ज्यादा ये अभी जैसे इथेरियम अपने आप में ही आई थिंक 4 या 5 इयर्स पुराना है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हैं। जब लास्ट टाइम वीकली चार्ट्स पे गोल्डन क्रॉस बना था, जब 2016-17 का एक बुल रन था, तो कई जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको याद होगा कि आई थिंक ऑलमोस्ट 7 टाइम्स मार्केट में 35 to 50% टाइम्स 50% का करेक्शन आया था। और नॉर्मल स्टॉक मार्केट्स में तो हाहाकार मच जाए, ऐसे करेक्शन आ जाए कि जो आज अपना 46,000 का इथेरियम है वो कभी 23 में भी आ सकता है। लेकिन जिन्होंने कन्विक्शन रखी, जिन्होंने वीकली चार्ट्स पे भरोसा किया, जिन्होंने देखा कि वीकली पे गोल्डन क्रॉस है और उन्होंने अपनी बिड डाल के रखी 35 to 50% पे, तो अगर इथेरियम 40 टाइम्स हुआ था 2016-17 में, तो ऐसे इन्वेस्टर्स ने 100 टाइम्स भी कैपिटल अपनी बनाई थी। तो अलग अलग मेथोडोलॉजीज हो सकती है। तो जो आई थिंक इन्वेस्टर के लिए इजी है कि महीने की पहली तारीख को उनको डालना इजी लगता है, वो डेली चार्ट आके नहीं देख सकते कि क्या करेक्शन आया, वो अपने एक महीने के सिस्टम पे रहें। जिन्हें अपॉर्चुनिटीज देखनी है वो वेट करें कि कब एक डिसेंट करेक्शन आएगा 35 to 50% का, और इस बार आएगा या नहीं आएगा वो भी एक बात है, उस टाइप से भी ले सकते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर ये कहना कि अभी ऊंचा है ये भी बहुत मुश्किल है, और ये कहना कि नीचे नहीं जाएगा ये भी बहुत मुश्किल है। ये कुछ ऐसी बात होगी डिम्पी जी की गर्लफ्रेंड कौन सी बात से नाराज हो जाए, कभी कुछ कह नहीं सकते। तो क्रिप्टो करेंसी में कब कुछ क्रैश आ जाए कुछ कह नहीं सकते। हाँ, नहीं ये बात तो है सर, एक क्रैश बहुत गंभीर होते हैं। एथिकली मैं ये बोलूंगा कि जो मार्केट की गिरावट है और जो बढ़ोतरी होती है इस बाजार के अंदर, क्रिप्टोस के अंदर, उसको कृपा करके जो शेयर बाजार वाले लोग हैं ना, वो शेयर बाजार से कनेक्ट ना करें, है ना। अगर आप इथेरियम को भी देख रहे हैं तो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसको भी हम इसको सिंबॉलिक भी मान लें, तो यहाँ पे इथेरियम भी 10% गिर सकता है एक दिन में, और गिरता भी है, देखा भी है हमने। आपका निफ्टी कभी 10% नहीं गिरेगा, वहां तो 5% में तो सर्किट है, मार्केट ही हॉल्ट हो जाती है पूरे पूरे दिन के लिए। तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसीज का सेटअप ठीक है, वो है भी, वो भी बाजार, वो भी स्पेकुलेशन है, वो भी अलग तरीके से टेक्निकल्स पे चलता है और फंडामेंटल्स पे चलता है, बट जो परसेंटेज टर्म्स में वो उसको कनेक्ट मत करना। ये चीज तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई है सर आपसे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात रखी हुई थी। ठीक है अर्पित, मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ। इस बीच मेरे साथ वैभव भी जुड़ चुके हैं। एक बार जरा मैं वैभव से भी कुछ आइडिया ले लेता हूँ। वैभव एक बार जरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये मार्केट के अंदर अभी भी गर्मी तो बनी हुई है सर पूरी तरह से, किसी तरह की कोई खास दिक्कत नहीं। छोटा सा ब्रीजर चाहिए था, बीटीसी को मिला और वापस से 14 लाख के ऊपर आके खड़ा हो गया। इथेरियम बिटकॉइन के अलावा कुछ और है सर आज बास्केट में, या इथेरियम बिटकॉइन ही है? आज के लिए अगर मैं बात करूं तो इथेरियम बिटकॉइन है आज के लिए, क्योंकि इथेरियम बिटकॉइन पे अच्छे अपॉर्चुनिटी। हाँ वैभव, अगर मैं आज वाले हिस्से को छोड़ के पूरा वीक वाला हिस्सा बोल दूं तो पूरे सर इसमें ऑल्ट्स की अभी पोजीशंस डिपेंड करती है इथेरियम कैसे मूवमेंट लेता है अभी, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो इथेरियम 2.0 की डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट आज अभी से 5-6 घंटे के बीच में, ठीक है। 5 से 6 घंटे के बीच में इथेरियम 2.0 आपका डिप्लॉय होगा। एंड उसके बाद जो आपका जो इनका मतलब जो उसके बाद जो प्राइस मूवमेंट जो प्राइस मूव करेगा, कि हो सकता है कि चलो जैसे लोग बोलते हैं कि न्यूज पे डंप करती है, ठीक है। तो ये एक न्यूज होने वाली है ना कि चलो इथेरियम 2.0 फाइनली इज लाइव। तो जैसे ही इथेरियम 2.0 लाइव होता है उसके बाद हो सकता है कि करेक्शन देखने को मिल सकता है कि न्यूज पे डंप होता है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे लोग कहते हैं बाय द रूमर्स और सेल द न्यूज करके। तो उस पर अगर न्यूज पे डंप होता है तो उसके बाद ऑल्ट्स भी हमें नीचे प्राइस में मिलेंगे काफी, ठीक है। ऑल्ट्स भी टूटेंगे इथेरियम टूटने से ऑल्ट्स सारे टूटेंगे, डिफाई टूटेंगे सारे। तो वहां पे हमें एक एंट्री पॉइंट बनानी पड़ेगी अपनी, कि जब ये टूटेगा थोड़ा ऊपर से तो फिर वहां से एक एंट्री अच्छी ले सकते हैं, क्योंकि वहां उस करेक्शन के बाद डेफिनेटली
वहां से पंप देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इथेरियम मूवमेंट पे, आज कैसा इथेरियम टोटल मूवमेंट रहती है। ठीक है, मूवमेंट की जब तक बात है ना वैभव, ये अभी चल रहा है 46,510 पे। जी ये अर्पित जरा आप भी मेरे को करेक्ट कीजिएगा, वैभव आप भी जरा देखिएगा, दोनों ही आप इस चार्ट को देखो, मैं आपकी स्क्रीन पे सामने रहा, मैंने आवरली कर दिया इसको, मैंने कोई डेली वेली नहीं लगाया, मैं आवरली कर रहा हूँ इसको। हाँ, हमारा बेस पुराना भी काम आया है सर, आप ये देख पा रहे हो कि हमने पुरानी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई है, ये बेस हमारा बन गया, अब वापिस इसको ब्रेकआउट फिर से मोमेंटम में आ गया, ये हमने पुराना लगा रखा था, तो उसी को मान के भी चलते हैं। एक रिट्रेसमेंट का लेवल हमको मिला था 47,000 के ऊपर से, अर्पित और वैभव दोनों आप जरा ध्यान रखिएगा, क्या 47,000 या 47,500 के आसपास, ये जब तक डंपिंग वाली पूरी प्रोसेस नहीं हो जाती, इसकी 2 पॉइंट की लॉन्च होने की, या अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो जाता, तो क्या इसके ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर यहीं पे आके रुक सकता है? अगर ये यहीं रुकने वाला है तो मेरे पास कमाने के लिए कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, मेरा टोटल रिस्क बढ़ जाएगा। अगर इसके ऊपर जाने के भी चांसेस हैं इस पूरी प्रोसेस में, अगले 5 से 8 घंटे, 10 घंटे, या मैं एक दिन भी आपको दे सकता हूँ, तो फिर मैं शायद एक बार इथेरियम के अंदर धीरे धीरे करके एंट्री करूंगा। आप दोनों अपनी अपनी राय दे सकते हैं सर इसमें। अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप RSI को एज एन इंडिकेटर यूज लेते हैं और एक RSI डाइवर्जेंसेस भी एक रहती है, तो ये जो 24 नवंबर है तब एक RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल रही थी, जिसमें प्राइस तो बढ़ रहा था लेकिन RSI कम हो रही थी। वैसा ही कुछ अभी भी हो रहा है कि प्राइस तो बढ़ी है पिछले कुछ आवर्स में, लेकिन RSI नीचे जा रहा है, तो ये भी एक साइन है कि मार्केट कंसोलिडेशन में एक बार आ सकता है। इसमें अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है, थोड़ा सा अगर एंट्री करना चाहे तो एक कम रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्क बड़ी रह सकती है। तो आई थिंक एक नीचे की बिट लगा के देखा जाए 200 मूविंग एवरेज पे या डेली चार्ट्स को देखते हुए, तो वहां पे एक एंट्री ली जा सकती है। मैंने आवरली चार्ट ही अर्पित लगाया हुआ है, 44,620 रुपए की एक बिड का प्राइस बनता है, जो कि मेरी करीब करीब ये आप समझ लो कि 100 दिन की मूविंग एवरेज है। आप 50 दिन की बोलोगे तो वो 43,265 पे 200 दिन की एवरेज है। आप 43,000 पे मेरे से बिड लगवाना चाहते हो कि आप मेरे से 44,000 44,500 के ऊपर मैं बिड लगा सकता हूँ? मैं बिड लगा के लूंगा, मैं सामने नहीं भरूंगा सर सौदा, सामने मेरे को डर लगता है सौदा भरने में, अभी लग रहा है डर, क्योंकि ये अपने रिट्रेसमेंट वाले लेवल को जब तक पार नहीं करेगा मैं सीधा भरूंगा नहीं माल, अभी मैं बिड से लूंगा माल। तो बिड आप मेरे को कहाँ पे लगवा रहे हो? आप मेरे को 100 दिन की एवरेज पे जो कि 44,500 है, 200 दिन की एवरेज जो कि 43,000, 43,000 का एक लेवल है जो कि 200 आवर्स की मूविंग एवरेज पे आ रहा है, उसके आसपास मैं पसंद करूंगा। मैं 43,500 का सौदा बिड डाल, ठीक है सर, मैं ये 200 दिन की मैं 43,500 का सौदा डाल के छोड़ जाता हूँ। इथेरियम मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा दिखी जाएगी, फिर तब की तब देखेंगी। मैं महंगा ले सकता हूँ बट मैं लूंगा कंफर्मेशन वाला। मैं रिट्रेसमेंट में लाके मैं अपने आप को 10% की तपस्या नहीं करवाऊंगा, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ता रहूं कि नहीं भगवान बस आप 10% चला दो जैसे तैसे करके, मेरे को बाहर निकाल दो, फिर तो हम देख लेंगे इसको। तो मैं वो इरिटेशन में नहीं जाना चाहता। वैभव एक बार जरा आपका व्यू भी मोटा मोटी टेक्निकली 200 दिन की एवरेज 43,000 के आसपास का सौदा डाल देना चाहिए। आप एग्री करते हो कि यहाँ से है 3,000 पॉइंट बट डाल देना चाहिए? क्या दिक्कत है? 3,000 पॉइंट इथेरियम के अंदर मिल जानी चाहिए, तो फिर सस्ता ही है, लॉन्ग टर्म के लिए तो रखना ही है हमको। लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली रखनी है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर देखें तो मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, एंट्री आपने जो कहा कि हम बिड लगा के एंट्री लेंगे, वो परफेक्ट पॉइंट है कि चलो मैं मार्केट बाइंग नहीं करूंगा, मैं अपनी बिड लगा के मैं अपने हिसाब से अपने प्ले करूंगा कि मुझे उस रेंज में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगर ऊपर भी जाता है यहाँ से तो मैं उस टाइम देखी जाएगी, उस टाइम में जैसे भी होगा मैं अपने स्टैगर करके खरीद लूंगा, ठीक है। बट हाँ, मार्केट बाइंग मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा डेफिनेटली, ठीक है, मार्केट बाइंग अभी तो नहीं। कि अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है कि इंस्टेंट जो एक पंप डंप होती है ना, कि अभी यहाँ से मैं मतलब जब ये डिप्लॉय होगा लाइक आफ्टर 5-6 आवर्स के बाद, ठीक है, 5-6 घंटे के बाद जैसे ये डिप्लॉय होता है उसके बाद फिर एक तुरंत हमें 5-7% की अप डाउन हमें देखने को मिल सकती है। तो वहां पे हमें एंट्री या फिर एग्जिट का एक ऑप्शन, अगर आपने एंट्री ले रखी है तो एक छोटा एग्जिट लेके फिर वापस री एंट्री स्विंग ट्रेड के तौर पे अगर आप करना चाहें तो, और अगर नहीं तो फिर यहाँ पे आप उस टाइम अगर नीचे गिरता है तो फिर उस टाइम एंट्री लेने का मौका मिल सकता है। अब एक वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है।
वेट एंड वॉच है। वैभव, एक छोटी सी चीज आपसे और पता करनी थी, जिस तरह से बीटीसी से सभी ऑल्ट कॉइन्स हिलते डुलते हैं, क्या इथेरियम का भी किसी और कॉइन्स के साथ कोई कनेक्शन है क्या? इन एनी हाउ किसी भी तरह से कोई कनेक्शन हो जाए, उसको फॉलो करता हो, जो इथेरियम का फॉलोअर हो? सी इथेरियम का फॉलोअर्स तो ये आपको ट्रेंड जो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं वही आपको बता पाएंगे, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इथेरियम पे जो इंडस्ट्री है बहुत एक ह्यूज, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि 70-80% इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन इथेरियम, ठीक है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम कॉइन्स देखते हो ये ERC-20 बेस्ड कॉइन्स होते हैं। ये ERC-20 मींस दे आर बिल्ट अपॉन इथेरियम। सो इथेरियम में मूवमेंट का मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट। हाँ, हालांकि अगर इथेरियम में बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, चलो $5-10 के ऊपर नीचे बार बार हो रही है, तो फिर उसमें वो आ जाता है कि चलो कंसोलिडेट हो गया यहाँ पे इस रेंज में, तो फिर वहां से ऑल्ट्स अपने पिकअप करना स्टार्ट करते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक मूव आता है कि चलो वो पंप भी कर रहा है तो भी डंप भी कर रहा है, तो वहां से आपको ऑल्ट्स में डेफिनेटली मूवमेंट देखने को मिलेगी मेजोरिटी ऑफ द ऑल्ट्स में, और खास करके डीफाई सेक्शन में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा अर्पित, एक सवाल आपके लिए है, ये हमारे एक व्यूअर है केशव अग्रवाल, इनफैक्ट थोड़े आज बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि डोजी कॉइन क्या है सर, वो थोड़ा इसके बारे में पता करना चाहते हैं। आपने भी थोड़ा देर पहले रिकमेंड भी किया था। जी, तो केशव को मैं बताना चाहूंगा कि डोजी कॉइन हमने लिया था एक बिना स्टॉप लॉस के लिया था, छोटी क्वांटिटी में लिया था। डोजी के अंदर हमारा सेटअप था कि जब ये इस प्राइस लेवल्स पे आता है बीटीसी टर्म्स में, तो ये एक 4 to 5 टाइम्स रिटर्न दे पाता है। वो चल रहा था, मूवमेंट भी चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। उसके बाद जो अभी पीछे क्रैश आया था, उसके बाद से सारे लगभग ऑल्ट कॉइन्स की एक स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी रुक गई है, थम सी गई है। तो अभी वो सेटअप बरकरार है, जिसने उस पॉइंट पे एंट्री ली थी वो अभी बना के रखें और वेट करें। अभी तक वो सेटअप हर बार काम किया है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी काम करेगा। और उस वक्त भी मैंने बताया था कि 1 महीने की होल्डिंग है, तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की भी जरूरत है। चांसेस कितने सर? मैंने इसको यूएसडीटी में लगा रखा है और अभी ये चल रहा है करीब 34 संतोषी के आसपास। मैं इसको अगर होल्ड करता हूँ तो इसके आप टारगेट क्या दोगे? टारगेट इसका जो है कि ये 0.003634 है ना प्राइस? सर 34। ठीक है, तो ये 134, 134, 150 वहां तक ले सकता है। और ये हो सकता है कि एक ही दिन में आए और फिर खत्म हो जाए तेजी, पर वो आती है, हमेशा आती है। ओके, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक साथ ले लेना चाहिए या फिर आप कहेंगे मैं इसको इंस्टॉलमेंट्स में लूं, ऐसे नहीं एसआईपी करूं? कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने जो ये बॉटम बना रखा है 27 नवंबर का, आई थिंक उससे ज्यादा आया नहीं है, तो वहां पे ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट काफी लोग एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं। काफी सारे लोगों का एक्यूमुलेशन है। मैं 2-4 चीजें ना इसके बारे में और बता देता हूँ, मेरे को जो इंटरेस्टिंग लग रही है वो इसलिए बता रहा हूँ। पहला, आपके पास टोटल रिस्क, अगर मान लो आप 34 संतोषी भी आ रहे हैं तो आपके पास 30 संतोषी तक का ही टोटल रिस्क है। पहला बात, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। दूसरा, चैनल अपवर्ड राइजिंग है, ब्लास्ट नहीं हुआ, फटा नहीं है, एक बार भी नहीं फटा। मैं आपको जरा 2-4 चीजें और दिखा देता हूँ जहां फट सकता था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दी एवरेजेस ने, यहाँ पे एवरेजेस के क्रॉस ओवर हो चुके हैं। ये यहाँ पे फट सकता था, नहीं फटा। 2 पॉइंट इसने एक्चुअली मैं बोलूंगा मिस करूंगा, वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे आरएसआई देख रहे हो आप, ये आरएसआई भी सपोर्ट में थी इसके, बट ठीक है फिर भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, साइडवेज हो गया, डैमेज नहीं किया, बढ़ा भी नहीं है, साइडवेज है पूरी तरह से, फटा नहीं है। जो टिपिकली रिपल के अंदर जैसे हुआ ना, कई सालों के बाद उसके अंदर मूवमेंट आया और कैसे फटा हुआ एकदम से, और वो उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो स्विंग करवाता रहेगा आपको उसी के बीच में, ये नहीं करवा रहा। इसमें थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। रिस्क मैंने आपको बता दिया जो अर्पित भी हमको क्लियर कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लग रहा है कि हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि हम जहां पे जा रहे हैं क्या वहां पे हमारे पास बेस है कि नहीं है। ये एक ना रेजिस्टेंस का पूरा बेस है, और इस वर्ड से आप एक चीज मैं आपको जरा अच्छा और आपको मैं मार्क कर देता हूँ, आप जरा ये देख भी पाएंगे। ये पूरा एक चैनल है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, कम से कम इसको रिट्रेस करने के लिए, यानी कि इस चैनल तक जाने के लिए ये जा सकता है। मैं इसका सिर्फ लोअर एज का अपना टारगेट लगा लेता हूँ, तो 39 संतोषी बन रहा है, यानी कि 39। अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ 34 पे। माई रिस्क रिवॉर्ड 4 पॉइंट्स का है, आने के लिए कितने हैं? 5 पॉइंट है, तो अभी रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, यानी कि जितने जाएंगे उतने आएंगे। एक छोटा ट्रेड है जो इसके अंदर अभी लिया जा सकता है इस पैटर्न को देख के, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जिस दिन ये इस बेस को पार कर जाएगा ना, तो फिर आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देगा। ये 41 का बेस होगा जिस दिन ये पार करेगा,
अभी मैं इसके बारे में इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि ये बेस भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस दिन ये इसको पार करेगा तो फिर ये नया हाई की तरफ जाएगा। कब जाएगा, कितना जाएगा, किस दिन जाएगा, पता नहीं। आप एक चीज ध्यान रखो, अपना रिस्क कैलकुलेट कर लो। मेरा रिस्क ये है 30 संतोष। अर्पित कहीं भी कोई आपको चेंजेस या कोई कुछ बताना है अलग से तो आप भी बता सकते हैं। मेरे को तो अपनी स्टडी के हिसाब से मैंने बताया। हमने डोजी का ट्रेड बरकरार है, काफी पीछे कंसोलिडेशन लेते हुए आया है, काफी एक्यूमुलेशन हुआ है इसके अंदर, और अभी ये शूट आउट तो करेगा। अब देखने की बात है। बस ये शूट आउट तो करने वाला है और ये करेगा ही करेगा। मैं एक आपके लिए इसके अंदर एक और छोटा सा काम कर देता हूँ। एक का जरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मैंने इसके अंदर डाल के देख लेता हूँ, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टिपिकली हम डालते हैं हाई और लोस को टेस्ट करने के लिए। मेरा बेस है, मैंने इसको अपना लो बनाया और हाई तो मेरा जो है 43 संतोषी तक का है। अब मैं जरा इसमें फिबोनाची के अंदर ये देखता हूँ कि कहाँ कहीं कोई मेरे को बेस दिखता है। देखो 78% पे अभी हम खड़े हैं। मैक्स टू मैक्स ये पूरा रास्ता खुला है इसका जीरो होने का। जीरो कहाँ पे, जब हमने बेस है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार 61 रिट्रेसमेंट यानी कि 50% का रिट्रेसमेंट जिसमें कंफर्मेशन दे देगा, दैट इज 36, वो ब्रेकआउट भी होंगे। ये देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट्स हो जाएगा। 36 50% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची के अंदर 50% की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो 50% इसका ब्रेकआउट लेवल बिल्कुल डॉट उसी लेवल पे आके मैच करिए जहां पे इसका ब्रेकआउट भी है। और फिर ये आपको देखेगा नहीं सर, ये चलाएगा 1-2 दिन में। मैं अर्पित की बात को मान सकता हूँ कि एक ही दिन में कर देगा ये काम। अर्पित हमने फिबोनाची भी डाल के देख लिया। आई होप सपोर्ट्स भी हैं हमारे पास, और 50% वाली जिस दिन फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होगा 36 संतोषी पे, फिर ये अच्छा मूवमेंट देगा। इंटरेस्टिंग। ओके सर, हर्षित जी आप भी कह रहे हैं वेल एक्सप्लेनेशन। मेरे को लग रहा है अर्पित और वैभव ने बहुत अच्छे से हमको ट्रेंड कर दिया। धीरे धीरे हम भी बताने की कुछ स्थिति में आ जाती है। ठीक है अर्पित, हालांकि हम कभी भी आप जैसे लोग तो नहीं बन पाएंगे क्रिप्टोस में, बट हाँ एक अटेम्प्ट है, धीरे धीरे आपसे सीख जो रहे हैं उससे। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। वैभव आपका भी बहुत शुक्रिया आज फिर से समय देने के लिए। मुलाकात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं रोक रहे हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।